सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है 373 केल्विन, पता भी है सभी लोग को 100 डिग्री सेल्सियस। तो करा है H2S का बताइए क्या होना चाहिए, कम होगा कि 300 से या ज्यादा होगा 373 से। देखिए वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। मतलब इसको बॉयल करना मतलब एक दूसरे से वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप बात करोगे H2S का तो ये क्या है, H2S में नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। नॉर्मल टेम्परेचर पे, नॉर्मल अगर आप टेम्परेचर पे देखोगे तो ये गैस है, आपको सभी लोगों को पता होगा H2S एक गैस है, रोटेनिक स्मेल होता है H2S का। तो जो गैस है अगर नॉर्मल 25 डिग्री सेल्सियस पे गैस है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे 20 डिग्री सेल्सियस पे गैस है, इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट तो डेफिनेटली 300 से कम, 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन। अब अगर उस पे भी गैस है मतलब बॉइलिंग पॉइंट तो और कम होगा ना, मतलब ये जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर रेंज। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज का मतलब वही 20-25 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पे ये गैस दिखेगा। इसका मतलब है कि जो लिक्विड फॉर्म में ये होगा वो बहुत कम टेम्परेचर पे होगा नॉर्मल टेम्परेचर रेंज से। नॉर्मल टेम्परेचर रेंज ही लिखा हुआ है 300 केल्विन, तो 300 केल्विन से कम कुछ होगा। अब जो हो 273 हो या उससे भी कम हो, बेसिकली नेगेटिव में होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, नेगेटिव में डिग्री सेल्सियस में। तो आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। सीधा यही देखना था कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है नहीं इसमें, गैस होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो नॉर्मल टेम्परेचर मतलब 300 केल्विन नॉर्मल टेम्परेचर ही है, तो गैस है इस टेम्परेचर पे, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होगा, उससे भी कम होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पायरोफॉस्फोरिक एसिड कंटेन्स P डबल बॉन्ड O कितना है, POH बॉन्ड कितना है, POP बॉन्ड कितना है। तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड होता क्या है भाई, तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड जो है वो है H4P2O7। अब अगर इसका आप स्ट्रक्चर लिखोगे ना तो आपको स्ट्रक्चर बनेगा ये HO, P डबल बॉन्ड O, यहां भी OH, यहां O, फिर P डबल बॉन्ड O, फिर यहां OH और फिर यहां OH। तो आप देख सकते हैं आपके पास चार जो है, आपके पास क्या है, हाइड्रोजन OH OH बॉन्ड है, 4 OH OH बॉन्ड है, 2 P डबल बॉन्ड O है, 2 P डबल बॉन्ड O है, यहां 3 जगह है, 4 POH बॉन्ड है मात्र एक ही जगह है और 1 POP बॉन्ड है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। आपके सामने है कि फर्स्ट ऑप्शन में जो है वो सारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। H4P2O7 का स्ट्रक्चर सभी स्टूडेंट जानते होंगे, पायरोफॉस्फोरिक एसिड बहुत ऑर्थो मेटा ये सभी लोग आपको सभी का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री पेपर जो कि 3 सितंबर जेईई मेन 2020 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसको डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज, तो ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, जिसे कि आप देख सकते हो थर्मल पावर प्लांट का मतलब होता है जहां पर कोयले वगैरह को जला करके आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कोयला एक क्या है, फिजाइल फ्यूल है, अगर आप इसको जलाओगे तो क्या होगा, पॉल्यूशन फैलेगा, कोयले में सल्फर कंटेंट वगैरह भी अवेलेबल होता है। तो अगर आप कोयले को जलाओगे तो सल्फर कंटेंट बढ़ेगा जिसके कारण से एसिड रेन होगा। बाकी सभी चीजें उतना नहीं, लेकिन एसिड रेन तो फॉर श्योर होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। समझ रहे हो, थर्मल पावर प्लांट में कोयले को जला करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है और कोयला एक फिजाइल फ्यूल है जिसमें कि सल्फर कंटेंट वगैरह भी अवेलेबल है। अगर उसको जलाया जाए तो एटमॉस्फेयर में सल्फर का कंटेंट बढ़ेगा और सल्फर का अगर कंटेंट बढ़ेगा तो उसके कारण एसिड रेन होगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको करा अननीलइनियम का जो आयोपैक नोमेनक्लेचर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक नंबर क्या होगा। अन का मतलब होता है 1, नील का मतलब होता है 0 और इनियम का मतलब है 9। तो 109 होगा आंसर। बहुत आसान सवाल, सभी लोगों से बना होगा। अननीलइनियम, 1 अन का मतलब 1, नील का मतलब 0 और इनियम का मतलब 9। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी 109, फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कौन सा कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहली बात तो यह है
कि जो ट्रांस आइसोमर होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है बिकॉज वहां पर सिमेट्रिसिटी लाई करता है। तो ट्रांस दिस वन आप ऐसे ही देख सकते हो, ऑक्सलेट है, OX का मतलब ऑक्सलेट है, आप ऐसे ही देख सकते हो। अगर आप ट्रांस बना लोगे ऑक्सलेट, आप अगर आप इधर लगा देते हो ऐसे और Cl आप अप्लाई कर देते हो, तो भाई आप आसानी से देख रहे होगे कि ये सिमेट्रिक है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिवनेस होने का कोई चांस ही नहीं है, नहीं होगा। आप तो यहां भी वैसे ही तरह से ट्रांस है, तो ये दोनों तो देखते ही गलत है, नहीं होगा ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव होने का मतलब है ऑप्टिकली आइसोमरिज्म शो करने के लिए डिसिमेट्री होना मस्ट है। तो हम लोग देखते हैं डिसिमेट्री किसमें है। अब हमारे पास है दिस वन सिस पार्टिकुलर, तो सिस का अगर हम स्ट्रक्चर पहला का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो आपके पास हो जाएगा Cr और उसके बाद हो जाएगा ये हो गया OX, ये हो गया OX और ये हो गया Cl, ये हो गया। अब अगर आप इसका स्ट्रक्चर लोगे तो मतलब मिरर इमेज लोगे तो ऑब्वियस सी बात है बनेगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो इसलिए आंसर तो इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन ही होना है, सिस फॉर्म में करेगा। अब अगला जो ये देखिए सिस आपको दिया हुआ COCl2NH3 का होल 4, तो COCl2NH3 का होल 4 का अगर सिस फॉर्म लेते हो आप, चलिए लेते हैं हम लोग, तो आपके पास Cl, आपके पास Cl, आपके पास NH3, आपके पास NH3, आपके पास NH3 और आपके पास है NH3। ये सिचुएशन है, क्लियर है। अब अगर आप यहां पर देखो, ठीक है, यही आपका सिस हुआ। अब अगर यहां पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करेगा ये। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए ये फॉर्मेट नहीं कर पाएगा। रीजन ये है, एक तो पहली बात तो ये है कि आपको आंसर पहले ही मिल चुका है, सिंगल आंसर करेक्ट है। और दूसरा बात ये है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करने के लिए आपको ये चेक करना होता है कि डिसिमेट्री है कि नहीं। कहीं भी अगर सिमेट्रिक मिला तो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करूं, चलिए अगर मैं क्या करूं, ये प्लेन ले लेता हूं, चलिए ये प्लेन को मैं ले लेता हूं, ये प्लेन को मैं आपको बेस प्लेन ले लेता हूं। तो आपका जो ये और ये है आपस में देखिए, अगर मैं ये प्लेन ले लेता हूं ऐसे, तो एक ऊपर इधर NH3 है, इधर NH3 है, तो फिर सिमेट्रिक ही हो गया। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है और इसलिए यहां भी क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिवनेस आ जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव ये नहीं रह पाएगा। और इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें करा विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड व्हेन नोबल मेटल सच एज गोल्ड एंड प्लेटिनम रिएक्ट विद एक्वारेजिया। तो सबसे पहली बात तो है एक्वारेजिया क्या होता है भाई, सभी लोग को पता होगा एक्वारेजिया। एक्वारेजिया का मतलब है 3HCl प्लस HNO3। अब 3HCl प्लस HNO3 की अगर हम बात करें तो ये जो है आपस में रिएक्शन करके देगा क्या, 2H2O देता है, प्लस आप जरा ध्यान दीजिए, आपके पास हो गया 2H2O प्लस NO और प्लस 3Cl, ये मिलता है आपको, 3 नेसेंट क्लोरीन मिलेगा। अगर आप गोल्ड को रिएक्शन करा दोगे, गोल्ड को अगर आप रिएक्शन कराते हो तो आपको HAuCl4 बनता है, जबकि प्लेटिनम को कराओगे तो H2PtCl6 बनता है। तो आप क्या करोगे, गोल्ड को अगर आप HCl और 3 क्लोराइड के साथ रिएक्शन करा देते हो तो आपको क्या बनेगा, आपको बनेगा HAuCl4 बनेगा। अब अगर आप प्लेटिनम को रिएक्शन कराते हो HCl और 3Cl के साथ तो आपको क्या बनेगा, H2PtCl6 बनता है। बैलेंस नहीं किया हुआ है नीचे, चलो बैलेंस करना चाहो तो करना पड़ेगा, इस तरह से करके मल्टीप्लाई वगैरह करना पड़ेगा। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा और इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आपको कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो इसको 3 से इसको 4 से मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे। खैर ये सब मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि कौन सा गैस बनेगा। तो गैस आपके सामने है, NO गैस बनेगा भाई, बाकी सब तो वाटर है, ये सब कंपाउंड है, वो सब तो गैस तो है नहीं। तो गैस जो है सिर्फ NO है और इसलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो सेकेंड ऑप्शन NO होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड विल फॉर्म
when Au and platinum will react with aqua regia. This is the next question. इसमें करा which of the following has weakest bond. तो weakest bond के लिए आपको क्या करना होगा, इन सब में बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। तो NO प्लस में अगर आप देखोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है, NO प्लस में आपके पास हो जाएगा 7 + 8 15 - 1 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 14 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप अरेंज करते हो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में तो जो बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप 14 इलेक्ट्रॉन्स को रखोगे तो आपको बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। रख के देख लो आप, आपको कोई ऐसा नहीं होना चाहिए। NO2+ को अगर आप करते हो तो आपको 13 इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड ऑर्डर जो यहां पर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। भाई NO को मैंने 3 कैसे करा, भाई N2 की तरह ही तो है, जो N2 मॉलिक्यूल है उसी की तरह तो है, बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, 3 बॉन्ड भी है, दिखता भी है वहां पे। NO- है, यहां पर 15 इलेक्ट्रॉन्स है। यहां पर अगर आप बॉन्ड ऑर्डर की बात करोगे NO- में 15 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, मुझे लगता है, हाँ 16, 15 तो था ही, -1 16 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर यहां पर हो जाएगा 2, क्योंकि भाई 14 इलेक्ट्रॉन मतलब नीचे में भरा हुआ होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा वो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा। तो एंटी बॉन्डिंग में जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर घटा देगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड ऑर्डर घटाएगा। और NO का अगर देखोगे तो 15 इलेक्ट्रॉन है, यहां भी बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 2.5 होगा। बस कुछ नहीं है, आप अरेंज करते जाओ। ये 1s सिग्मा 1s है, सिग्मा स्टार 1s है, सिग्मा 2s है, सिग्मा स्टार 2s है। आप उसके बाद आप सिग्मा 2p रखो, उसके बाद पाई 2p रखो, उसके बाद पाई स्टार 2p रखो, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2p रखो। तो यही सिचुएशन है, आप अरेंज कर लो। ये सब तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा सबसे पहले, तो 8 इलेक्ट्रॉन तो इन सब में कैंसिल मतलब ये है कि जितना बॉन्डिंग में उतना एंटी बॉन्डिंग में, जितना बॉन्डिंग में उतना एंटी बॉन्डिंग में। बाकी अब रखना शुरू करो। तो जैसे कि आप 14 था तो 6 रखोगे तो 2 यहां 2 यहां 2 यहां, तीनों बॉन्डिंग 6 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो 3 बॉन्ड ऑर्डर आएगा। अगर आप 13 रखते हो मतलब 5 एक्स्ट्रा है तो 2.5 आएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो सामने बॉन्ड ऑर्डर निकालना। अब आप जानते हो बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतना ही ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए पार्टिकुलर बॉन्ड होगा। और इसका मतलब है कि जो सबसे वीक बॉन्ड होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वीकेस्ट बॉन्ड, तो सबसे वीक बॉन्ड जो होगा वो किस केस में होगा, वो NO- के केस में होगा। चूंकि बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम है तो वीक बॉन्ड सबसे ज्यादा वही होगा, और इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको करा है कि फॉर TiH2O का होल 6 3+, द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम ड्यू टू DD ट्रांजिशन इज फाउंड टू बी 20300 सेंटीमीटर इनवर्स। करा देयरफॉर द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन किलोजूल पर मोल। CFSE पूछ रहा है। तो देखिए TiH2O का होल 6 3+, ये पहली बात तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड है और वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड का केस है, वीक लिगेंड है, यहां पर वीक लिगेंड है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है यहां पर। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और Ti3+ है यहां पर, तो Ti3+ में क्या होगा, आप पहली बात तो देखिए आर्गन टाइटेनियम का होता है, क्या है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, तो 22 होता है, 3 हटा दिए तो बस एक ही तो बचा इसके पास 3D1। तो अगर आप ऑक्टाहेड्रल में लिखोगे इसको तो आप इसको यही लिखोगे ना, आर्गन T2G1 और Eg0, एक ही इलेक्ट्रॉन ही है। अब CFAC जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है वो क्या लिखते हो आप ऑक्टाहेड्रल फील्ड के केस में, वो लिखते हो आप T2G this one, तो आप क्या लिखोगे, -0.4 डेल्टा नोट प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डेल्टा नोट प्लस 0.6 n इंटू डेल्टा नोट, और प्लस अगर पेयर हुआ है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पेयर्ड एनर्जी, यही तो लिखोगे आप। तो अगर आप देखोगे तो आपके पास देखिए ये जो नंबर ऑफ ये जो है वो 2Tg का है और ये Eg इलेक्ट्रॉन्स का, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का संख्या है। तो भाई Eg में तो 0 है, तो आपके पास -0.4 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2G कितना है, 1 है। डेल्टा नोट आपको दिया हुआ है 2, 3,
00 है, सॉरी 20300 है। पेयरिंग तो कुछ हुआ नहीं है तो 0 ही है। तो एक तरह से हो गया आपके पास -0.4 इंटू 20300 सेंटीमीटर इनवर्स। अब अगर आप इस सेंटीमीटर इनवर्स को आप क्या करोगे, किलो जूल में बदलते हो तो क्या होगा, CFSE का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा -0.420300 सेंटीमीटर इनवर्स और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 33.7 किलो जूल पर मोल। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू जो होगा -97 किलो जूल पर मोल के करीब आएगा और इसलिए करेक्ट आंसर फॉर दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन विल बी -97। जो क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगा इस पार्टिकुलर कंपाउंड का वो -97 किलो जूल पर मोल होगा। तो इस तरह से मैंने आपको 3 सितंबर 2020 का जो एग्जामिनेशन पेपर हुआ है टुडे फर्स्ट शिफ्ट में उसका पूरा डिस्कशन कर लिया है। इसे अगले दिन आप YouTube पे देख पाओगे और आपको लगेगा कि ये जो सॉल्यूशन है एकदम ऑथेंटिक है और पूरा डिटेल में। अगर कोई स्टूडेंट इसके थ्रू पूरा अच्छे से कर लेता है तो हर एक सॉल्यूशन को समझेगा, बशर्ते कि उसका थ्योरी कंप्लीट हो। तो थैंक यू। अगर आप आगे के भी लेक्चर्स को लगातार देखना चाहते हो तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए और हम लगातार आपको वीडियोस हर टेस्ट का, चाहे वो जेईई मेन हो, नीट हो, जेईई एडवांस हो, हर टेस्ट का जो क्वेश्चंस पेपर होगा ऑन द सेम डे या फिर एक दिन बाद, क्योंकि रिकॉर्डिंग के बाद बहुत सारा एडिटिंग वर्क भी होता है जो मुझे करना होता है या कुछ करवाना होता है, तो उन सभी में कुछ समय लगता है। तो उसके कारण से एक दिन का मैं समय लेके चल रहा हूं अभी एट प्रेजेंट। तो एक दिन के अंदर आपका सारा का सारा वीडियो अपलोड हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस पार्टिकुलर वीडियो and hope you all guys have enjoyed this particular video also. Thank you.